आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। फरवरी, आज 1 फरवरी 2023 की तिथि है और ऐसे में यहाँ पर हम प्रीवियस पेपर को आपका जो है यहाँ पर सॉल्व करवा रहे थे। हम आपको बता दें, वर्ष 2017 केवीएस पीआरटी का इस समय क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। यहाँ पर 130 क्वेश्चन तक हम आपका करवा चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 131। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 131 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फटाफट हम इन चीज़ों को हम देखेंगे, बात करेंगे। और ये जो आपका सब्जेक्ट है वो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो आपका अब 60 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहले 30 नंबर में आता था। आपसे यहाँ पर कहा गया है 131 में कि प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था। मातृभाषा और फ्रेंच, शरीर विज्ञान की बात, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की है, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की बात की हुई है, कला और चित्रकला। जब हम श्री अरविंद की बात करते हैं, वो भी प्राइमरी लेवल पर इनमें से पाठ्यक्रम में शामिल क्या नहीं था, तो शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी। जब हम बात करते हैं मातृभाषा, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, गणित है, सामान्य विज्ञान है, एसएसटी है, चित्रकला को, इन सभी को इन्होंने शामिल किया था। ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। 132 में एक अच्छे पर्यवेक्षक के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षण करने वाला, जिसके बारे में हम बात करते हैं, कहते हैं शिक्षकों में समय के अनुपालना की। सामुदायिक संतोष लिखा हुआ है यहाँ पर। शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में बात की है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी की बात की हुई है। एक अच्छे पर्यवेक्षक के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है। जब पर्यवेक्षक अच्छा है, एक तरीके से इंस्पेक्शन वाला जो इंस्पेक्टर होता है, जो जांच करता होता है, जो जांच कर रहा होता है, तो उसमें सबसे बढ़िया जो है वृद्धि हमें किसमें देखने को मिलेगी, तो ये कहते हैं, सीधी सी बात है, पाठ्य सहगामी क्रिया में अगर कोई स्टूडेंट भाग ले रहा है यानी कि उसकी प्रगति हो रही है। सामुदायिक संतोष है, मतलब अगर उनमें सामुदायिक रूप से शांति है, संतोष है, तो भी कहीं ना कहीं शिक्षार्थी की प्रगति होगी। समय का अगर अनुपालन कर रहा है, शिक्षक आ रहा है, बच्चों को समय से पढ़ा रहा है, तो भी क्या होगा, शिक्षार्थी की प्रगति। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी की प्रगति। तो आपका आंसर यहाँ से सी वाला हो जाएगा। ये कहते हैं सहयोग की भावना, नेतृत्व की क्षमता के विकास में सहायक, नवीन ज्ञान और अनुसंधान में सहायक, समस्या समाधान हेतु अधिक जागृति में सहायक आदि अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषता होती है। तो यहाँ पर ये भी दिया है कि और क्या विशेषताएं इनकी होती हैं या हो सकती हैं। आगे आपको लेकर के चलते हैं। 133 में क्या कहते हैं, सवाल में है कि घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्षण आखिर हमें क्या देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में जो है अच्छी समझ विकसित करने की बात की है। यहाँ पर गृह कार्य संबंधी मुद्दों को सुलझाने की बात की हुई है। आपसे यहाँ पर पाठ या सहगामी क्रियाओं में अभिभावकों को सहयोग को प्राप्त करने की बात की हुई है। आपने देखा, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो मीटिंग क्यों होती है, केवल ये नहीं बताने के लिए कि नंबर इतने आए हैं या सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं अगर बच्चे में कोई कमियां हैं, कोई दिक्कत समस्याएं हैं जो अगर शिक्षक नहीं समझ पा रहा है किसी भी लेवल तक, तो वो कोशिश, बच्चा छोटा है तो ऐसे में वो अभिभावक गार्जियन की सहायता लेते हैं और उसके बाद ही उन जो भी दिक्कतें समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करते हैं। तो घर विद्यालय संबंधों का जो मुख्य लक्षण हमें देखने को मिलेगा वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अभिभावक और शिक्षकों की बात की जाए तो उनके मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ, ठीक है, कि आखिर अगर आपने अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, आप जानते हो आपके चैप्टर में बाकायदा ये टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की अगर हम ऐसे में बात करें तो अगर आप उसे समझ गए तो आराम से चीज़ों को समझ लेंगे, मतलब आप उसे मुख्य धारा में फिर ला सकते हैं। कहते हैं 134 में कि प्राथमिक स्तर पर अनुरूपण और प्रदर्शन स्तर वीडियो की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं पठन को लेकर के बोला हुआ है, यहाँ पर तरजीह मतलब प्राथमिकता देने की बात की हुई है, लेखन की बात, हस्त अनुभव की बात की है या मानसिक कार्य की बात की है। तो जब हम अनुरूपण की बात करते हैं और प्रदर्शन स्तर वीडियो, एक है आप जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो ये कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण यानी कि वीडियो रिप्रेजेंटेशन और प्रदर्शन की अपेक्षा यानी कि किसी चीज़ को अगर हम शो करा रहे हैं उससे ज़्यादा जो सही होगा वो है हस्त अनुभव यानी लर्निंग बाय डूइंग। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, बच्चे करके सीखेंगे वहाँ पे, क्योंकि इस स्तर पर बालक बाल्यावस्था में होता है, जिसे ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। आप उसे ला करके वीडियो चीज़ों में दिखा दिया कि बेटा ऐसा होता है वैसा होता है, वो देख लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब उसे वो करेगा, ये आपके ऊपर भी है, कोई चीज़ आप करते हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीखते हो, आप अपने नोट्स बनाते हो तो और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप याद कर रहे होते हो, ठीक है। तो 134 में आपका सी आंसर हो जाएगा। 135 में आपसे क्या कहते हैं, एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप से होना चाहिए, यानी कि यहाँ प्रधानाचार्य की बात की गई है, एक अच्छा शिक्षक की बात की है, एक अच्छा प्रशासक बोला है, एक अच्छा खिलाड़ी, मैं एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।
देखिए, अच्छा शिक्षक तो आपका शिक्षक जो शिक्षण का कार्य है, मुख्य अध्यापक की यहाँ पर बात की हुई है, और ये अच्छा प्रशासक बोला है इन्होंने, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप से एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कहते हैं नेतृत्व शक्ति का होना भी एक आवश्यक गुण है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं, आप बोलोगे सर डी क्यों नहीं होगा, जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो, तो इस काम के लिए जो है वो क्या होता है स्कूल में, वो टीचर होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा शिक्षक इसलिए नहीं क्योंकि ये काम तो शिक्षक का है, आपसे मुख्य अध्यापक की बात की गई है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रिंसिपल, आपका टीचर, वो टीचर या टीचिंग नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन स्कूल है तो प्रशासन की जिम्मेदारी, एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन देखेगा, पूरी तरीके से प्रिंसिपल देखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। कुछ और बातें यहाँ पर दी हुई हैं जिसे आप समझ सकते हैं, जैसे साथ ही मुख्य अध्यापक का कार्य अपने शिक्षकों, विद्यार्थियों आदि में सामंजस्य स्थापित करना भी होता है कि उनमें एडजस्टमेंट पूरी तरीके से बना रहे। ठीक है, 136 में आपसे क्या कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है। अब यौन शिक्षा की बात की हुई प्राथमिक स्तर पर, जरा समझिएगा, एक पृथक विषय के रूप में स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान दे करके, शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके, या फिर प्रकृति अध्ययन के पाठ के द्वारा। तो एक पृथक विषय के रूप में अलग से तो आप बैठ के पढ़ाओगे नहीं, इन्होंने बोला। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके, फिजिकल एजुकेशन में आप शरीर के हर अंगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऐसे में आप यौन शिक्षा की जानकारी प्राथमिक स्तर पर इसी फिजिकल एजुकेशन क्लास में बता सकते हो। कभी भी आपका ये चीज़ अगर लिख रहा है पृथक विषय के रूप में, सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में, ये नहीं होना चाहिए। आपका एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके, एक साथ मिला करके किसी विषय के साथ में वो पढ़ाया जाता है। जैसे अब ईवीएस की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी ईवीएस है आपका, वो भाषा और आपका गणित के माध्यम से ईवीएस पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन ईवीएस है, आपको लगता है कि हम थर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में भी एनसीईआरटी में इन चीज़ों को शामिल किया गया है। आगे क्या कहते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, 137 आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आपने महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस समय कंप्लीट केवीएस पीआरटी का जो नोट्स है केवल 164 रुपये में, और कंप्लीट यूपी टेट 110 ये सारे नोट्स हैं। यूपी टेट के नोट्स मात्र और मात्र 151 रुपये में है। जी हाँ, अब तक का सबसे कम प्राइस है ये इन नोट्स का, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सैम्पल PDF भी आपको वहीं से मिल जाएगी। पूरा करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी की किताबें हिंदी इंग्लिश में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप एक बार जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज़रूर देखें। 137 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या परामर्श की विशेषता नहीं है। आपने, जब हम परामर्श और निर्देशन की बात करते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं, तो बाकायदा आपने बीटीसी डीएलएड वाले भी पढ़े होंगे और बीएड वाले भी इस चैप्टर को पढ़े होंगे। वातावरण निर्माण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर की बात की है, परामर्शदाता का यहाँ पर अभिष्टन बोला है और व्यक्तिगत साक्षात्कार बोला हुआ है। तो परामर्श की विशेषता क्या नहीं है, जिस चीज़ को समझिएगा। जब हम बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार परामर्श की विशिष्टता नहीं है, अपितु समूह साक्षात्कार भी होता है। बात को समझ रहे हैं आप, केवल व्यक्तिगत तो होता नहीं है, साथ में समूह होता है, और यही कारण है कि ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो आशा है कि ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे आपको लेकर के देखिए, इसमें कुछ और बातें बताई गई हैं कि जैसे आपसे अन्य वातावरण का निर्माण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर की बात की गई है। परामर्शदाता की सक्रियता, परामर्श की आवश्यकता तो है क्योंकि मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल होता है, तथा परामर्श के प्रजातांत्रिक स्वरूप के कारण, प्रजातांत्रिक स्वरूप मतलब फ्री टू डू एनीथिंग, लेकिन लिमिट में हो करके। जैसे आप वो एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र वाले उसमें रह रहे हो, तो आपको आने जाने, घूमने फिरने की, खाने पीने की, है ना, हर एक की स्वतंत्रता है। तो क्लास में बच्चों को भी फ्री होकर के सीखने दिया जाए, कुल मिला के यही बात की जा रही है। तो एक देश में भी ये वातावरण मिलेगा और एक कक्ष में भी आपको ये वातावरण देखने को मिलेगा। 138 में कहते हैं कि शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है, उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति। विद्यार्थी दिया हुआ है, यहाँ पर विद्यालय प्रशासन दिया हुआ है और समुदाय दिया हुआ है। तो प्रथम दायित्व जो है शिक्षक और छात्र का संबंध होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, यानी कि विद्यार्थी से ही सीधा संबंध होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ से बी हो जाएगा। और देखिए पूरी बात यहाँ पर कही गई है कि आदर्श वाचन एक जो है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, और अनुकरण की जब हम बात करते हैं, अनुकरण शिक्षण, अनुकरण वाचन की बात की जाए तो वो शिक्षार्थियों के द्वारा किया जाता है। 139 में आपसे कहते हैं, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों से व्यवधान उत्पन्न करता है, सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, ऐसे में आप क्या करोगे। व्यवधान मतलब दिक्कत, समस्याएं, हर्डल्स उत्पन्न करता है, तो कक्षा से निकाल दूंगी। अच्छा जी, एक ये लिखा हुआ है, उसके बैठने की जगह बदल दूंगी या दूंगा, उसे शांत रहने के लिए कहूँगा, या अब उसे बुलाकर अतिरिक्त कार्य दे दूंगा। अब एक बात बताइए, कक्षा से निकालने से तो कुछ नहीं मिलने वाला ना,
आप अगर बुला करके और कोई काम दे देंगे तो जो काम हो रहा है वो तो बाधित हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक से आप ये क्या कह रहे हैं, शांत रहने के लिए कहना और बैठने की जगह बदलना। बैठने की जगह बदलने से क्या होगा, ज़रा इसको गौर करिएगा। अगर हम बैठने की जगह बदल भी देते हैं तो जो उसका इंटेंशन है व्यवधान उत्पन्न करना, वो तो वो करेगा ही करेगा ना। तो यहाँ पर एक बात जैसे अभी मैंने बोली कि अतिरिक्त कार्य दे देना, यानी कि हमारा प्राथमिक जो वर्क है जो चल रहा है वो हो सकता है ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना, जगह बदलना और शांत रहने के लिए कहना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हैं। इन्होंने बोला अतिरिक्त काम, क्या मतलब है इसका, उसे बुला करके अतिरिक्त कार्य देना उचित रहेगा, क्योंकि ऐसा संभव है कि वह विद्यार्थी या तो उस विषय में रुचि नहीं ले रहा है या उसे विषय का ज्ञान पहले से है। दोनों बातें हो सकती हैं ना। आप सोचोगे रुचि नहीं ले रहा है, अरे सर रुचि नहीं ले रहा है तो हम ये करेंगे कि उसे रुचि वो ले, वो इंटरेस्ट जगे उसका, लेकिन ये भी तो संभव है कि वो पहले से उस विषय का ज्ञान ले रहा हो। आप अगर मान लो 2017 का क्वेश्चन पेपर किए हुए हो तो आप फिर से आकर के क्यों देखोगे ये वीडियो, है ना। आप तो फिर कहोगे छोड़ो ये हमारे काम का नहीं है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके अतिरिक्त कार्य मिलने पर उसकी रचनात्मकता और कार्यभार में वृद्धि होगी और ऐसे में वो व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकेगा। मतलब आप क्या करोगे, कोई और अगर अपने उसको काम दे दिया तो उसमें जो है वो संलग्न हो जाएगा, ठीक है। 140 में क्या कहते हैं आपसे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। अगर हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं, यानी जिसे आप CCE बोल देते हो, एक CCE आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है और एक आपका CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुण, बात को समझिएगा, सोशल और यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रेड्स की बात की गई है, उसमें क्या शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपसे स्वच्छता की बात की, सहयोग की बात की, आप किसी का सहयोग कर रहे हो, अनुशासन की बात की हुई है। एक लिखा है चित्रकला, जरा गौर करिएगा। ये कहते हैं कि चित्रकला नहीं आता, अपितु इसका मूल्यांकन शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। और आपसे सामाजिक व्यक्तिगत गुणों की बात की हुई है। क्या आप अनुशासित क्लास में रहते हैं? हाँ जी रहते हैं। समाज में रहते हैं? जी रहते हैं। क्या आप सहयोग करते हो किसी अन्य का, अपने छात्रों का, अपने सहपाठियों का कक्षा में? क्या आप स्वच्छता रखते हैं? क्या आप बाकी चीज़ों में स्वच्छ हैं? ऐसे में अपने आप को स्वच्छ रखते हैं? ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत वाले उस पर चली जाती हैं, ठीक है। चित्रकला शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत है, यही बात इन्होंने बताई हुई है। 141 में क्या कहते हैं आपसे, निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु क्या होता है। देखिए निरपेक्ष श्रेणीकरण की बात की हुई है, थोड़ा सा आपके जब हम बात करते हैं लेबल क्वेश्चन का तो यही लेबल होगा जो 141 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब हम KVS PRT की बात करते हैं। तो पूर्व निर्धारित मानक बोला हुआ है। निरपेक्ष श्रेणीकरण एक होता है सापेक्ष श्रेणीकरण है, किसी चीज़ को रिलेट करके और फिर उसके बाद उसका क्या करें, कैटेगराइजेशन करें। ओके, तो इसमें संदर्भ बिंदु की बात की हुई है कि क्या करोगे आप, अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रतिशत श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी का आधार मान करके बोला हुआ है। तो 141 की अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं बी, यानी कि सामान्य संभावना वक्र के आधार पर। तो ये क्या है आपका, जरा समझते हैं। निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु सामान्य संभावना चक्र के आधार पर होता है। क्या है, उदाहरण के लिए निष्पत्ति आकलन कहने का मतलब ये है कि एक आउटपुट क्या निकल करके आ रहा है। कहते हैं यदि किसी छात्र को 30 अंक और दूसरे छात्र को 55 अंक प्राप्त हैं तो यह कहा जाएगा कि पहला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से योग्यता में 25 अंक जो है वो कम है। जरा समझिएगा, यहाँ पर हमारे कहते हैं यहाँ हम पास ग्रेड को महत्व नहीं देते, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षण जो है वो कठिन रहा हो और अधिकांश विद्यार्थी 33% अंक भी ना प्राप्त कर पाए हों। तो आपने क्या देखा, इन्होंने कहा कि पहला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की योग्यता में 25 अंक कम है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, इनको इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसलिए भी है क्योंकि 33% अंक भी ना प्राप्त कर सके हों। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति में निरपेक्ष श्रेणीकरण जो है वो देखने को हमें मिलता है। 142 में क्या कहते हैं, विद्यालय शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है। तो आपका ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। शानदार सवाल है। 142 बहुभाषिक उपागम यानी कि आपका मल्टीलिंगुअल या मल्टी लैंग्वेज अप्रोच बोलते हैं इसे। तो कौन सा दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में ऐसे में सहायक होगा। दुष्प्रभाव की बात की है, अधिगम अशक्तता की बात। अच्छा,
बहुभाषिक उपागम की बात की हुई है, तो एक आपसे यहाँ पर इन्होंने बोला है स्वयं की भाषा की क्षति। जरा समझते हैं। विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः अपने स्वयं की भाषा की क्षति के दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में किया जाता है। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर ही विद्यालयों में बहुभाषिकता को महत्व देने की बात कही गई है। तो उस समय क्या होता है, आप अपनी एक भाषा को लेकर के कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं। क्षति इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दुष्प्रभाव बोला हुआ है। तो जब क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव चीज़ों की बात की गई है तो आंसर में भी आपका नेगेटिव ही आपको चूज़ करना है। आपसे आगे क्या कहते हैं 143 में कि एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुछ कुल जो है 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि RTE 2009 आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, आपका NEP जो भी रही हैं उनका क्या कुछ रहा है। चैनल पर आप सर्च करोगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात 1986 सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत दिन पहले। तो 1, 3, 2, 4 आपका दिया हुआ है। ये कहते हैं कि प्रत्येक 60 बच्चों पर 2 प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यानी कि प्रश्न के अनुसार 62 विद्यार्थी पर कितने शिक्षक हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इस वही 60 पर 2 है, मतलब रेशियो कितना है? 30:1 का रेशियो है। तो अगर 60 होते तो ये 2 हो जाता आपका, चूँकि ये यहाँ पर 62 है तो ऐसे में उनकी संख्या 3 होगी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। एक आपसे क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर, एक प्राथमिक शिक्षक को प्रशिक्षण और तैयारी के लिए कितने घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, यही अभी सवाल जहन में आ रहा था कि आप लोगों से पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन ही दे दिया है कि जब प्रति सप्ताह की बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक को ऐसे में पढ़ाने के लिए तो 40, 45, 55 और यहाँ पर 50 दिया हुआ है। ये है आपका 45 घंटा। ध्यान रखिएगा कि शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए 45 आवर्स जो है घंटे प्रति सप्ताह, ठीक है, मतलब एक सप्ताह में 45 घंटे आपको देने हैं। ये बात याद रखिएगा। आपसे कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है। बहुकक्षा शिक्षण यानी कि यहाँ पर मल्टी क्लास टीचिंग की बात की हुई है। अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि, ठीक है, आपसे अनुशासनहीनता पनप सकती है। बहुत सारे कक्षा को आप एक साथ में बैठा करके शिक्षण करवा रहे हो। ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है कि आप सभी को एक साथ में मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकते, फिर तो सभी एक साथ में बैठे हुए हैं, या शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि अब कक्षा बहुत है, बच्चे एक साथ में बैठे हुए हैं, तो व्यक्तिगत वाली ध्यान की बात जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी। आपसे यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है कमी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। कुछ इस तरीके से भी आप आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय शिक्षक के ऊपर कार्य का बोझ ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे, तो वो फिर इंडिविजुअल तरीके से नहीं देख पाएगा। गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? आपने प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, इन सभी के बारे में पढ़ा होगा। 146 की अगर हम बात करते हैं, प्रकृतिवाद, ये क्या बोलते हैं ऐसे में कि शिक्षा को चहार दीवारी से मुक्त कराने का प्रयास किया, मतलब प्रकृति की गोद में बाहर वातावरण से जोड़ करके परिवेश में जा करके शिक्षा दी जाए। वह मानते थे कि बच्चों को शिक्षा स्वतंत्रता के वातावरण में दिया जाना चाहिए। 147 में क्या कहते हैं आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि MLL यानी कि जो आपका मिनिमम लर्निंग लेवल की महत्वपूर्ण विशिष्टता नहीं था? ध्यान दीजिएगा, कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर की विशिष्टता में शामिल नहीं था? लघु पद है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात की हुई है। यहाँ पर अधिगम निपुणता, आप कितने निपुण हो लर्निंग में, और आपसे CC यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की है। तो कौन सा इसमें नहीं होगा? एक इन्होंने कहा है कि लघु पद उसमें शामिल नहीं है। अधिगम निपुणता की बात आपसे, यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, देखो सीधा सा है, ये न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है, मतलब एक टीचर ये अपेक्षा करता है कि इस लेवल तक तो आपको चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। मतलब मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि एटलीस्ट मान लीजिए प्राइमरी में बच्चे हैं तो आप उनसे अपेक्षा इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें पहाड़े आते हों 2 से 10 तक। ठीक है, तो ये न्यूनतम अधिगम स्तर होता है कि वो मिनिमम लेवल क्या हो सकता है जहाँ तक कि लर्निंग उन्हें पता हो या वो चीज़ें उन्हें आती हों। ठीक है, तो इसमें लघु पद नहीं है। अधिगम निपुणता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, चूँकि बच्चे अलग अलग होते हैं तो उनका अधिगम स्तर भी अलग अलग होगा, और CCE की बात, ये सब उसमें शामिल होंगी। और यहाँ पर लघु पद किसकी विशेषता है तो वो भी बता दिया है, अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। यहाँ से आगे 148 में आपसे कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? प्रश्न पूछना, सहभागिता की बात, अभ्यास की बात और मूल्यांकन की बात करी है यहाँ पे। तो स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति, ये कहते हैं अभ्यास। सीधी सी बात है, आप चाहते हो किसी चीज़
को आप परमानेंट तरीके से याद रखो। गणित में चाहते हो कि आप थोड़ा सा अच्छे से आप चीज़ों को याद रख पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ, तो ऐसे में अभ्यास की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। करत करत अभ्यास थे जड़मति हो तो सुजान और रसरी आवत जाते थे सिल पर परत निशान। पढ़े हो अच्छी तरीके से, आप जानते हो, ठीक है। तो जितना आप अभ्यास करोगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप उस काम में निपुण होते जाते हो, आप उसको समझ रहे होते हो, आप उस काम को बार बार कर रहे होते हो, ठीक है। चलिए, ये बात यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। 149 में क्या कहते हैं आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बदलाव उनमें नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एनसीएफ 2005 से पूरा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है और ये सवाल पूछ लिया है कि अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, ठीक है। आपसे यहाँ पर अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा बोला हुआ है, ठीक है। आपसे निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम की बात की है, या फिर चहार दीवारी को लेकर के बात की हुई है। जरा गौर करिएगा, एनसीएफ में क्या है आपका, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर बदलाव इसमें शामिल नहीं है। देखिए कहते हैं अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित, ठीक है। आपसे कक्षा कक्ष की चहार दीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन जवाब देता है। आपके जहन में भी वो क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि सर अध्येता कौन होता है, ठीक है। अधि प्लस एता, या आखिर अध्येता कौन है भाई, जल्दी से कमेंट में यहाँ पर बताइएगा फटाफट, जो भी बच्चे हैं, ठीक है। 150 की बात कर लेते हैं, पुस्तक दिवास्वप्न के लेखक कौन थे। जब हम बात करते हैं आपका गिजुभाई बधेका को लेकर के, मूंछों वाली अम्मा, और यहाँ पर मूंछों वाली माँ आपने देखा होगा अच्छे तरीके से, आप जानते हो काका कालेलकर का नाम लिखा है, ताराबेन का। तो गिजुभाई बधेका जो है यहाँ पर इसके देखने को मिलते हैं। कहते हैं इस पुस्तक का अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था, काशीनाथ त्रिवेदी जी के द्वारा किया गया था, और ये पुस्तक जो है वो गिजुभाई बधेका जी की है, जिसका नाम दिवास्वप्न है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 20 क्वेश्चंस थे। आशा उम्मीद है बहुत अच्छे से आपने सवालों को समझा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड ज़रूर करें, फ्री में आप वहां पर टेस्ट की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।